आर्ट एंड कल्चर में आज हम बात करेंगे लोकगीतों के बारे में। बेसिकली लोकगीत उन्हें कहते हैं जिसमें मतलब कोई ना तो कोई लय होती है, ना कोई ताल होती है, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट से द्वारा, जैसे ना ही गिटार बजा के आप कोई गा रहे हैं। लोकगीत बस गा दो। लोकगीत वो हो गए कि भाई आपके मन में कुछ बात है, उनको मतलब गाने की तरह गाया, वो हो गए लोकगीत। ठीक है ना। महात्मा गांधी ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने और देवेंद्र सत्यार्थी ने, इन तीन लोगों ने लोकगीत के बारे में स्टेटमेंट दिए। तो महात्मा गांधी ने कहा है कि जो लोकगीत है वो जनता की भाषा है। क्या है जनता की भाषा? मतलब जनता के मन की बात है और हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। मतलब हमारी संस्कृति को दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है और उनकी रक्षा की है। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा? जनता की भाषा और हमारी संस्कृति के पहरेदार। भाषा और पहरेदार किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। दूसरे हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी संस्कृति, जो लोकगीत है, उनको हमारी संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने वाले कला का है। सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला है कि भाई संस्कृति को आगे तो बढ़ा रहे हैं, पर एक मतलब खुश भरी है संस्कृति, अपनी खुशहाल भरी अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे संस्कार हैं, उसको आगे बढ़ाने का एक कला है कि भाई आप किस रूप में अच्छे से बढ़ा पा रहे हैं। तो वो एक आर्ट है आगे बढ़ाना। ऐसे तो है नहीं कि मतलब कुछ भी बोल देंगे तो लोग सुन लेंगे, याद रखेंगे। आपने बहुत अच्छे से उसको अभिव्यक्त किया है कि लोग याद रख पाए और आगे बढ़ा पाए। ठीक है ना। तो एक कला है, एक आर्ट है। तो हमारी संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला है। तो कला किसने कहा है सुखद संदेश वाली? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तीसरे हैं देवेंद्र सत्यार्थी। क्या नाम है? देवेंद्र सत्यार्थी। सत्यार्थी ने कहा है कि जो लोकगीत है वो हमारी संस्कृति के चित्र है। कि भाई जैसे चित्र में अलग अलग रंग भरे जाते हैं जिससे चित्र बहुत ही सुंदर लगते हैं, वैसे ही लोकगीतों में भी मतलब ऐसी ऐसी बातें होती है, समझाने वाली शिक्षाएं होती है, जो मतलब सुनने के बाद इतनी अच्छी लगती है कि अपन आगे वाली पीढ़ी को भी बताते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या है? संस्कृति के चित्र बताया है। अगर हम बात करें लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं? लोकगीत होते हैं तीन प्रकार के। एक तो होते हैं जन सामान्य के लोकगीत, दूसरे होते हैं व्यावसायिक लोकगीत, तीसरे होते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। कौन कौन से? जन सामान्य, व्यावसायिक और क्षेत्रीय। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा है जनता की भाषा है, संस्कृति के पहरेदार है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला है, संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने वाली एक कला है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है संस्कृति के चित्र हैं लोकगीत। अब अपन डिवाइडेशन करते हैं कि जन सामान्य लोकगीत जो है, मतलब जो अपने राजस्थान के लोकगीतों के तीन पार्ट थे, उनमें पहला जो पार्ट है जन सामान्य के लोकगीत, उसके 5 पार्ट है। संस्कार संबंधी लोकगीत, त्यौहार संबंधी लोकगीत, धार्मिक संबंधी लोकगीत और ऋतु संबंधी लोकगीत। इसके अलावा जो बच गया वो है विविध संबंधी लोकगीत। मतलब संस्कार 16 संस्कार, त्यौहार जो अपने होली दिवाली, धार्मिक जो अपने तेजा जी पप्पू जी वाले, और चौथा जो अपने मौसम के अकॉर्डिंग गाए जाते हैं ऋतु वाले, और इसके अलावा जो बच गए विविध संबंधी लोकगीत। ठीक है। बाकी अपने दूसरा आ जाता है व्यवसायी वाले लोकगीत। व्यवसायी लोकगीत जो मतलब राजा महाराजों द्वारा गवाए जाते थे, मतलब उनमें राजा महाराजों की प्रशंसा की जाती थी, वो आगे बढ़ेंगे। तीसरा था अपना क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीत मतलब क्षेत्र के हिसाब से, मेवात में अलग गा रहे, हाड़ौती में अलग गा रहे, तो वो। अब जन सामान्य के लोकगीत में जो अपन ने पहला पढ़ा संस्कार संबंधी लोकगीत, उसका डिवाइडेशन करते हैं। संस्कार संबंधी लोकगीत में 16 संस्कार होते हैं अपने। कितने? 16 संस्कार। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो संस्कार होते हैं उन संबंधी लोकगीत जो गाए जाते हैं वो संस्कार संबंधी लोकगीत। इसमें एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक तो है जच्चा या होलर। क्या नाम है? जच्चा या होलर। होलर जो जच्चा या होलर जो गाए जाते हैं वो बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। मतलब बच्चा पैदा हुआ तो जच्चा गाओ या होलर गा लो भाई, कि भाई होलर गाओ कि बच्चा हुआ है। तो जच्चा और होलर कब गाते? बच्चे के जन्म पर। एक होता है मायरा या फिर कह लीजिए भात। मायरा या भात तब भरते हैं जब शादी के मामा जी आते हैं, भाई तोहफे लेके आते हैं मामा जी की तरफ से, तो मायरा भरा जाता है। तो वो होती है मायरा या भात। एक होता है शादी के वक्त मतलब हस्बैंड वाइफ दूध के अंदर अंगूठी डाल के गेम खेलते हैं, उसको मतलब अंगूठी वाला खेल होता है ना, उसको कहते हैं जुआ जुई। तो जुआ जुई वाला गीत होता है, वो संस्कार संबंधी गीत होता है। एक होता है जला। जला जो गीत है उसमें जलते नहीं है, उसमें महिलाएं जो होती है वो बारात का डेरा देखने जाती है। मतलब पहले क्या, बारात का डेरा लगाया जाता था उस, और बाद में महिलाएं देखने जाती थी कि मतलब कैसा है दूल्हा, कैसा है, लोग कैसे हैं। तो वो उनका डेरा देखने महिलाएं देखने जाती थी। तो उस समय जो गीत गाए जाते थे वो है जला। एक होता है कांकन डोरा। क्या बोलते हैं? कांकन डोरा। कांकन डोरा जो होते हैं वो अपने कोड़ियों के, मतलब एक होता है ना कोड़ियों से बांधते हैं हाथ में, तो कोड़ियों बांधते और खोलते वक्त जो गीत गाए जाते हैं वो होता है कांकन डोरा। ठीक
ठीक है। इसकी तरह बना बनी एक गीत होता है, और हल्दी पे गाया जाने वाला हल्दी होता है। और जब घोड़े पर अपना बीन चढ़ता है तो घुड़ चढ़ी गाते हैं। वैसे ही विनायक स्थापना पर विनायक जी गाते हैं। और एक बधावा होता है, क्या होता है, बधावा। बधावा जो होता है वो मतलब वैसे बधाई के तौर पर गाया जाता है, खुशी होती है तो बधावा गाते हैं, पर बेसिकली बींदनी के घर आने पर यह गीत गाया जाता है। मतलब बींदनी को पहली बार जब घर लाते हैं तो बधावा गीत गाते हैं, मतलब बींदनी ही तो बधाई दीजिए भाई, बधाई। तो ये सब थे, रिपीट कर देता हूँ नाम। जच्चा होलर बच्चे के जन्म पर, मायरा बात मामा शादी के वक्त लेके आता है, जुआ जुई अंगूठी का खेल होता है, जला महिलाएं बारात देखने जाती है तब जला गाते हैं, कांकन डोरा कोडियो जो अपने बांधते खोलते वक्त गाया जाता है, एक होता है बना बनी, एक होता है हल्दी वाला रस्म पे, एक होता है गुड़ चढ़ी, घोड़े पे चढ़ते तब, विनायक स्थापना पर विनायक जी, बंधावा यानी बींदनी गुड़ लाते तब गाते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है अपना जन सामान्य वो है त्यौहार। तो त्यौहार पे कौन से लोकगीत गाते हैं? त्यौहार पे गाते हैं जैसे तीज पे गा लिया, गणगौर पे गा लिया, वैसे ही। तो तीज गणगौर ये कौन से हो गए त्यौहार गीत। इसके अलावा होली पे कौन से गाते हैं? तो होली पे जो पूर्वी राजस्थान वाले हैं वो तो गाते हैं रसिया, ओ मारा रसिया नहीं ऐसी लाइन नहीं है पर रसिया, ठीक है। रसिया जो गाया जाता है वो पूर्वी राजस्थान में गाया जाता है, होली के गीत होता है रसिया। एक होता है धमाल, ये भी होली का ही गीत है, रसिया और धमाल। तो धमाल जो होता है वो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाने वाला होली का गीत क्या है, धमाल, और पूर्वी राजस्थान में गाया जाने वाला रसिया, ठीक है। एक है हीड़, हीड़ जो होता है दीपावली पे गीत गाते हैं, कौन से, हीड़, हीड़ गाया जाता है दीपावली के दिन। और एक होता है हरणी या फिर गडोलियो, हरणी और गडोलियो जो है ना वो मेवाड़ में गाए जाते हैं, ये दीपावली पे ही गाया जाता है पर मेवाड़ में गाए जाने वाले गीत है। हीड़ भी गाते हैं मेवाड़ में, पर बेसिकली हरणी और गडोलियो मेवाड़ में प्रसिद्ध है दीपावली के दिन, ठीक है। तो रिपीट कर देता हूँ एक बार वापस, तीज त्यौहार गाते हैं, और गणगौर, रसिया धमाल, रसिया पूर्वी राजस्थान में होली के टाइम, धमाल पश्चिमी राजस्थान में होली के टाइम, हीड़ दीपावली के टाइम, और हरणी गडोलियो मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के वक्त, ठीक है। अब हम बात करते हैं धार्मिक। धार्मिक मतलब तेजा जी के ऊपर गाए जाने वाले, बाबू जी पे गाए जाने वाले, तो वो वाले कौन से हो गए धार्मिक गीत। जैसे तेजा, तेजा गीत गाते हैं ना। एक होता है लांगूरिया, केला देवी है उनके ऊपर गाया जाता है लांगूरिया। लांगूरिया मतलब केला, ऐसे याद रख लेना, केला देवी घना पक्षी बिहार में क्या है, लंगूर है। तो लांगूरिया कहाँ गाया जाता है, केला देवी में। एक गीत है हवेली। हवेली जो है बेसिकली वल्लभ संप्रदाय वाले लोगों ने मतलब मुगलों से बचाने के लिए मंदिर उस स्टाइल में नहीं बनाकर हवेली टाइप में बनाया, कृष्ण भगवान की हवेली। तो वो हवेली पे, उस वल्लभ संप्रदाय की हवेली पे जो गीत गाए जाते हैं वो हवेली है। एक होता है लावणी, क्या होता है लावणी, लावणी जो होता है वो देवी देवताओं के गीत होते हैं कि भाई लावणी गाओ रे, देवी देवताओं के गीत गाओ। एक होता है चिड़जा, चिड़जा में क्या होता है कि लोग देवी देवताओं की प्रार्थनाएं होती है, जैसे अपने ओम जय जगदीश होते हैं ना भगवान की आरती, वैसे ही चिड़जा होती है, उसमें लोग देवी देवताओं की प्रार्थनाएं होती है। एक होता है हरजस, क्या होता है हरजस, हरजस में निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं। हरजस बेसिकली इनको मृत्यु के वक्त गाया जाता है कि भाई अब कोई नहीं, मोह माया सब मुक्त हो गए, मिट्टी में आए, मिट्टी से आए थे मिट्टी में मिल गए, वैसे गीत होते हैं ना निर्गुण भक्ति के, वो होते हैं हरजस गीत, ठीक है। अब बात करते हैं पर ऋतु संबंधी। तो जन सामान्य के चौथे नंबर के गीत थे वो है ऋतु संबंधी गीत। जैसे सियाड़ो सर्दी में गाया जाता है, उनाड़ो गर्मी में गाया जाता है, चौमासो बरसात के वक्त गाया जाता है। 4 महीने जब बरसात होती है तो कौन सा गीत गाया जाता है, चौमासो वाले। एक होता है कजड़ी, तो कजड़ी कब गाया जाता है, कजड़ी तीज कब आती है, भाद्रपद में। तो भाद्रपद के जो गीत होते हैं उनको कहते हैं कजड़ी। तो चैत्र महीने के गीत को क्या कहते हैं, चैती, क्या कहते हैं, चैती। और बरसात में एक मोरियो भी गाया जाता है, पपियो भी गाया जाता है। तो ये मोरियो पपियो भी कब गाए जाते हैं, बरसात के महीने में। तो ये भी क्या है, ऋतु संबंधी गीत होते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो हो गए विविध संबंधी लोकगीत। क्या हो गए, विविध संबंधी लोकगीत। कौन कौन से, जैसे एक कंगे पे हो गया तो कौन सा, कांगसियो। इंडोनी पे हो गया तो इंडोनी, वो कौन सा विविध संबंधी गीत हो गया, विविध। इसके अलावा पनिहारी हो गया, गोरबंद हो गया। गोरबंद क्या होता है, मतलब ऊँट के गले का आभूषण जो होता है वो होता है गोरबंद। और पनिहारी जो मैंने कहा, मतलब पनिहारी हंस हंस बोल, मीठी मीठी बोल, बाताधारी रे जैसी। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक महिला है, उसको पानी भरने जा रही है तो अदर पर्सन द्वारा उसको कहा जा रहा है भाई हमसे बात कर ले, तो वो बात नहीं कर रही है क्योंकि उसका बीन हस्बैंड जो है वो बाहर गया हुआ है विदेश,
कमाने के लिए। तो उसके ऊपर है कि भाई दाम्पत्य प्रेम पर ये गीत है पनिहारी, कि भाई पतिव्रता नारी के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो किसी अदर पर्सन से, जब उसका हस्बैंड है नहीं अवेलेबल तो बात नहीं कर रही है, तो दाम्पत्य प्रेम का गीत है ये, पतिव्रता नारी का गीत है पनिहारी। तो कंगसियो पनिहारी घोरबंद इंडोनी क्या है, विविध गीत है। एक बार अपन धार्मिक गीतों की रिवीजन कर लेते हैं, कौन कौन से थे। तेजा, लांगुरियो जो केला देवी पे, हवेली वल्लभ संप्रदाय का है, लावणी देवी देवताओं का गीत है, चिरजा लोक देवता की प्रार्थना है, हरजस निर्गुण भक्ति का गीत है। अब हम बात करते हैं व्यवसायी लोकगीत के बारे में। तो व्यवसायी लोकगीत कैसे होते हैं। व्यवसायी लोकगीत जो होते हैं वो मतलब बेसिकली कोई कई समुदाय के द्वारा संगीत को व्यवसाय बना लिया जाता है, तो उनके द्वारा गीत गाया जाता है। इस संगीत में क्या होता है, फिर ये मतलब व्यवसाय बना तो लेते, बाद में इनमें डेवलपमेंट करते हैं, किस में, गीतों में। तो गीतों में क्या डेवलप करेंगे, तो गीतों में रागों का विकास करते हैं कि भाई अलग अलग तरीके से आप गाइए। रागों का विकास किस में होगा, व्यवसायिक लोकगीत में। इसके अलावा मतलब राजाओं ने इनको संरक्षण देना शुरू कर दिया था, और तो फिर इन्होंने राजाओं की प्रशंसा करनी शुरू कर दी अपने गीतों में, ठीक है ना। राजाओं की प्रशंसा किस में मिलती है अपन को, व्यवसायी लोकगीतों में। अब इनके अपन व्यवसायी लोकगीत में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो मतलब कौन कौन से समुदाय हैं जो संगीत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब संगीत जीवी समुदाय होते हैं, कि भाई संगीत पर अपना जीवन उनका व्यतीत हो रहा है, पैसे कमा रहे हैं संगीत के द्वारा, वो वाले समुदाय कौन कौन से हैं। दूसरा है कि कौन कौन सी रागें विकसित की गई है इन समुदाय द्वारा, तो वो पढ़ेंगे। तो संगीत जीवी समुदाय कौन कौन से हैं। एक तो है लंगा, क्या है, लंगा। दूसरा है मंगणियार, क्या है, मांगणियार। मांगणियार ढोली, जो अपने ढोली होते हैं, ढोली का नाम सुना होगा। एक होता है ढाडी, क्या होता है, ढाडी। एक मिरासी, मिरासी। कालबेलिया, कालबेलिया अपन ने सुनाई है। एक होता है जोगी, जोगी तो अपन सुनाई है। तो ढोली, कालबेलिया और जोगी और भाट, ये जो नाम सुने होते हैं अपने, पर ये से जैसे लंगा हो गया, ढोली हो गया, सॉरी लंगा हो गया, ढांडी हो गया, मांगणियार हो गया, मिरासी हो गया, ये नाम सुने नहीं होते हैं। तो ये भी क्या होता है, संगीत जीवी समुदाय होते हैं। एक कलावंत और होता है, क्या होता है, कलावंत, ये भी संगीत जीवी समुदाय होते हैं। तो रिपीट कर देता हूँ, लंगा, मांगणियार, ढोली, ढाडी, मिरासी, कालबेलिया, जोगी, कलावंत और भाट, ये सब क्या है, संगीत जीवी समुदाय। अब अपने जो राग विकसित किए इन्होंने उनके बारे में बात करते हैं। तो व्यवसाय में दो चीज़ें थी, समुदाय और राग। राग में कौन कौन से राग है, एक तो है मांड और एक है सोरठ। मांड जो राग है वो अपने जैसलमेर को कहते हैं मांड, तो मांड है ये। और दूसरे हैं सोरठ। सोरठ जो है अपने सौराष्ट्र को कहते हैं सोरठ, तो सोरठ सौराष्ट्र ये अपना गुजरात वाला। तो ये मांड और सोराठ जो है ये दोनों श्रृंगार प्रेम गीत है, श्रृंगार कह लो या फिर प्रेम गीत कह लो, क्या है, प्रेम गीत है मांड और सोरठ। तो ये दो राग हैं, मांड और सोरठ। इसके अलावा दो और रागे, एक तो है सिंधु और एक है मारू। ये दोनों जो रागे हैं ये युद्ध की रागे हैं, कि युद्ध के समय कौन सी गीत गाए जाते हैं, कौन सी राग में गीत गाए जाते हैं, कि भाई सिंधु राग में गीत गाए जाते हैं, मारू राग में गीत गाए जाते हैं। तो सिंधु और मारू कौन सी राग है, युद्ध के समय गाए जाने वाली राग। आपने सुना होगा कि भाई सिंधु राग सिंधु राग सुनने के बाद उस वीर योद्धा के रोम रोम खड़े हो गए। तो सिंधु राग सुनने के बाद रोम रोम कैसे खड़े होंगे, ये भाई योद्धा का ही राग है, रोम रोम ही खड़े होंगे ना। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय लोकगीतों के बारे में, कि क्षेत्रीय लोकगीत कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, मतलब क्षेत्र के हिसाब से। तो एक अपने क्या है, राजस्थान में 3 तरह के क्षेत्र हैं। कौन कौन से, मरुस्थलीय लोकगीत, पर्वतीय लोकगीत और मैदानी लोकगीत। मैदानी में अपने हाड़ौती भी आ गया, ठीक है। तो मरुस्थलीय लोकगीत जो है वो कहाँ गाए जाते हैं, मरुस्थलीय लोकगीत जो होते हैं वो पश्चिमी राजस्थान में गाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान मतलब अपने जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये वाला जो लोग एरिया है वहाँ पे मरुस्थलीय लोकगीत गाए जाते हैं। पर ये लोकगीत गाए क्यों जाते हैं, ये लोकगीत इसलिए गाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की जो लेडीज़ हैं वो अपने पति की याद में, कि भाई पति मेरा कमाने के लिए परदेश गया है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इनकम के सोर्स है नहीं, तो लोग वहाँ से बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो लोकगीत अपने आर्थिक स्थिति को भी बयां करते हैं कि भाई अपने देश मतलब जो एरिया है वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी कमज़ोर है, तभी लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो पति बाहर गए हैं तो लुगाया जो उन्हें बुलाने के लिए गीत गा रही है वो मनुष्य लोकगीत होते हैं, ठीक है ना।
इनमें क्या होता है, इनकी तारीफ़ अगर करूँ तो ये एक तो ऊंची आवाज़ में, क्योंकि वहाँ पे खुले खुले एरिया में गाते हैं ये, मतलब पश्चिमी राजस्थान कैसा है, खुला है वहाँ पे, जनसंख्या डेंसिटी बहुत कम है, बहुत कम, मतलब छोटे छोटे खुले खुले रहते हैं लोग, तो ऊंची आवाज़ में गाते हैं, चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, स्वर ऊंचा होता है उनका, ध्वनि भी उनकी लंबी होती है, रे ऐसे करके। तो और इनके गानों का भी लंबे लंबे, मतलब लोकगीत भी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से मनुष्य लोकगीत होते हैं, एक तो होता है चिरमी, चिरमी मारी चिरणमली, वो वाला चिरमी। एक होता है पीपली, पीपली है ना। एक होता है केवड़ो, केवड़ो जो है मतलब जो अपने काकड़ वाला, काकड़ माते केवड़ो, है ना, काकड़ माते केवड़ो, केवड़ो जो होता है वो काकड़ का पौधा होता है, तो काकड़ माते केवड़ो, केवड़ो पीपली चिरमी। एक गीत है अपना मुमल, मुमल जो है वो जैसलमेर की राजकुमारी के ऊपर है, वो वाला गीत भी क्या है, मरुस्थल लोकगीत ही है। एक स्पेशल लोकगीत है रतन राणो, क्या नाम है, रतन राणो। रतन राणा जो थे वो अमरकोट के राजा थे, अमरकोट कौन सा वाला, ये पाकिस्तान वाला, अमरकोट जो है पाकिस्तान वाला, वहाँ के राजा थे अमरकोट के। तो 1857 की क्रांति हो रही थी, उस वक्त 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने बगावत कर दी थी। किन्होंने बगावत कर दी थी, रतन राणा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। तो इसी पर वहाँ के लोगों ने लोकगीत गाए थे, रतन राणो एक तो अमरा ने गुड़ लो फेर, कि रतन राणो एक बार तो अपने अमरकोट की तरफ अपने घोड़े को मोड़ ले, फिर से वापस आ जा, ए रतन राणा एक बार तो अमरकोट आ जा। तो ये है कि रतन राणो एक कर तो अमरा ने गुड़ लो फेर, ऐसा करके रतन राणो पे गीत है। एक है पर्वतीय लोकगीत, क्या होता है पर्वतीय लोकगीत, किस में आते हैं, क्षेत्रीय लोकगीतों में दूसरा पार्ट है पर्वतीय लोकगीत। पर्वतीय लोकगीत में कौन से क्षेत्र आते हैं, ये अपने मेवाड़ वाला क्षेत्र है ना, जहाँ पे पर्वत होते हैं, जैसे उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, राजसमंद हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय लोकगीत गाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल लें तो क्या क्या है, पटेलिया, क्या है पटेलिया, पटेलिया, लालर, क्या है लालर, और बिछियो, बिछियो बिछियो। एक है माछर, लो बोलो माछर के ऊपर ही गीत है, माछर। ऊँट और री असवारी, असवारी मतलब सवारी हो गया, अपने यहाँ पे असवारी बोलते हैं, तो ऊँट की सवारी। री, री जो है जो अपने हिंदी में होता है काके की हो जाता है री का, तो ऊँट की सवारी, ऊँट री असवारी। नाव री असवारी मतलब नाव की सवारी। एक होता है हम सीडो, क्या होता है हम सीडो, हम सीडो जो होता है ये भील महिला जो होते हैं, महिला पुरुष होते हैं, वो मिलकर इसी गीत को गाते हैं, किसको, हम सीडो को। अब अगर इसकी विशेषता की बात करें पर्वतीय लोकगीतों के बारे में, तो ये पर्वतीय क्षेत्र में जनजातीय गीत होते हैं, जनजातीय द्वारा अधिक गाए जाते हैं ये गीत, है ना। और इन गीतों में सामूहिकता दिखाई देती है, मतलब लोग एक साथ मिलकर इन गीतों को गाते हैं। और कौन गाते हैं, जनजातीय ज़्यादातर इन गीतों को गाती है। तो क्या क्या रिपीट कर देता हूँ एक बार, पटेलिया, लालर, बिछियो, माछर, ऊँट री सवारी, नाव री असवारी, हम सीडो, क्या है ऊँट री असवारी, नाव री असवारी, हम सीडो, ठीक है। सामूहिक में गाते हैं, जनजातियों द्वारा गाया जाता है। अब आ जाता है अपने मैदानी लोकगीत। तो मरुस्थलीय लोकगीत पढ़ लिया, पर्वतीय लोकगीत पढ़ लिया, अब है मैदानी लोकगीत। मैदानी मतलब प्लेन एरिया जो है वहाँ, तो पहले प्लेन एरिया कौन सा होगा, सीकर हो गया, जयपुर, अलवर, भरतपुर, और इसमें हाड़ौती भी आ जाता है अपना। तो इसमें जो लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे अपन ने बात की थी भी, हरजस, हरजस हो गया, चिरजा हो गया, ये जो लोकगीत होते हैं ये मैदानी लोकगीत के पार्ट होते हैं। मतलब हरजस जो है ना, अपन ने बात की थी इसमें धार्मिक लोकगीत में निर्गुण भक्ति के गीत होते हैं, तो ये भी मैदानी लोकगीत के पार्ट है। ऐसे याद रख लेना कि भाई ये जो है ये धार्मिक और श्रृंगार संबंधी लोकगीत है। कौन से मैदानी लोकगीत में कौन से गीत गाए जाते हैं, धार्मिक और श्रृंगार संबंधी। इसको समझना है तो ये समझो कि जो मैदानी लोकगीत है कहाँ गाए जाते हैं, अलवर भरतपुर की साइड में। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मथुरा के पास वाला एरिया पड़ जाता है, जहाँ कृष्ण भगवान का मतलब प्रभाव देखने को मिलता है। तो वहाँ पर धार्मिक गीत गाएंगे ना, और कृष्ण भगवान ने तो कौन से प्रेम भरे गीत ही गाएंगे, प्रेम श्रृंगार के संबंधित गीत कहाँ गाएंगे, मैदानी लोकगीत होते हैं, मैदान में गाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों के बारे में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकगीत है। पहला जो अपना लोकगीत है वो राज्य गीत है। कौन सा है राज्य गीत, केसरिया बालम। तो केसरिया बालम अपने राजस्थान का राज्य गीत है। इसको मांड गायन शैली में गाते हैं। कौन से गायन शैली में, मांड गायन शैली में।
ये वो वाला मांड नहीं है जो अपने पाबूजी में पढ़ते हैं ना, कि पाबूजी के पावड़े किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, मांड वाद्य यंत्र के साथ। तो वो वाला मांड नहीं है ये, मांड गायन शैली है ये। तो केसरिया बालम किस में गाया जाता है, मांड गायन शैली में। इसमें क्या होता है कि पत्नी अपने पति को परदेश से वापस बुलाने के लिए कहती है, क्या पत्नी को याद आती है तो पति को कहती है परदेश से वापस आ जाओ। तो केसरिया बालम किसके लिए है, पत्नी गाती है पति के लिए। एक गीत है कुरजा, क्या नाम है, कुरजा। कुरजा जो होते हैं वो मतलब पक्षी होता है, कुरजा पक्षी, जो साइबेरिया से अपने फलोदी के आसपास वाले एक खिंचन गांव है वहाँ आते हैं। तो वहाँ आते हैं कुरजा। तो पत्नी कुरजा के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजना चाहती है, इसलिए कुरजा गीत गाया जाता है। मतलब पत्नी, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है अपने, वहाँ जो पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया, वहाँ पे सब लोग बाहर कमाने का जाते हैं, तो पत्नी पति के पास संदेश भेजने के लिए कुरजा का यूज़ लेती है, ठीक है ना। इसके बाद अपना आ जाता है सुवटियो। बेसिकली सुवा जो होता है उसका अर्थ होता है तोता। क्या होता है, तोता। इसकी लाइन है जैसे उड़ियो उड़ियो डोडो जाए यो सुवटियो, सुवटियो मारी छोटी ननदरो वीर। ये तो इसकी कुछ लाइनें थी। इसमें बेसिकली जोधपुर से चुनरी बनाने की भी बात कहते हैं, है ना। तो ऐसा है, इसमें भील महिला तोते के माध्यम से संदेश भेजती है। कौन सी महिला है ये, भील महिला। तो सुवटिया किसके द्वारा गाया जा रहा है, भील महिला द्वारा। एक गीत है मोरियो। मोरियो गीत जो है उस लड़की के द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो गई है पर शादी होना बाकी, मतलब विवाह होना बाकी होता है। उस लड़की द्वारा मोरियो गाया जाता है कि भाई मोरियो पीयू पीयू मत बोल, कि पीयू पीयू की बोली छोड़ दे, पीयू से मेरे पिया की याद आती है। कि भाई मोरिया पीयू पीयू मत बोल, पीयू की बोली छोड़ दे, पीयू से मेरे पिया की याद आती है। ये गीत किसके द्वारा गाया जाता है, लड़की द्वारा जो सगाई हुई है पर शादी नहीं हुई है, ठीक है। इसके बाद है कागा। कागा है जो मतलब कागा का मतलब कौवा। अब क्या होता है कि पत्नी जब इतने वक्त से पति को बुला रही थी, अब जब पति आ गया तो कौवे को उड़ा दिया। क्या किया, कौवे को उड़ा दिया। तो कौवा उड़ान के शगुन मनाते कि मेरा पति घर आ गया, तो तब जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं कागा। एक होता है कामण। कामण जिसका अर्थ होता है जादू। क्या होता है, जादू। जब दूल्हा आता है बारात लेके तो उसके वक्त मतलब कामण गीत गाया जाता है कि भाई जादू टोने से बचाया जा सके उसको। तो कामण गीत गाया जाता है जादू टोने से बचाने के लिए, किसको, दूल्हे को। एक होता है सीठने। क्या होता है, सीठने। सीठने जो होते हैं विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत। कौन, मतलब गालियाँ दी जाती है इसमें सीठने में। कहते हैं कि भाई जब पहली बार जब राम जी आए थे मिथिला अपने बारात लेके आए थे, तो सीता के परिवार वालों ने ये सीठने गाए थे, मतलब गालियाँ दी थी राम के परिवार वालों को कि भाई तुम मेरी बेटी को लेके जाओगे ऐसा फलान ढिमका। तो सीठने गाए गए थे पहली बार। तो उस वक्त से ये परंपरा चालू हो गई। तो विवाह के दौरान महिलाओं द्वारा दी जाने वाली गालियों वाले भरे गीत क्या होता है, सीठने। एक होता है पावना। पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, तो वो वाला पावना। तो दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई ख़ास नहीं है। एक होता है ओल्यू। क्या होता है, ओल्यू या फिर कोयल। ओल्यू क्या होता है कि भाई जिन लोगों से अपन मिल लिए उससे अपन दोबारा मिलना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं ओल्यू। कि भाई जिनसे मिल लिए और वापस से अपन को मिलने की इच्छा होती है उनको ओल्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, ओल्यू। या फिर कोयल, जैसे शादी हो जाती है लड़की की तो कहते हैं ना भाई आ कोयल अब विदा होसी। कोयल मतलब अब ये काफ़ी दिनों बाद दिखेगी, तो उस वक्त लड़कियों के आंसू भी आते हैं। मतलब लड़कियों की विदाई के वक्त गाया जाने वाला गीत क्या है, कोयल, ठीक है, ओल्लू या कोयल। अब जो गीत बाकी रह गए उनको मैं एरिया वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। तो जोरवा जो है वो जैसलमेर में गाया जाता है, मतलब किसी की याद आती है ना तब ये गाया जाता है। क्या है, जोरवा जैसलमेर। जोरवा जैसलमेर में। एक है हिचकी। हिचकी जो गाया जाता है वो मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है, मेवात क्षेत्र में। तो हिचकी किसी की याद आती है तब गाते हैं। तो एक तो अपन ने बात कर ली पश्चिमी राजस्थान में, मतलब पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में कौन सा, जोरवा। एक अपन बात करें पूर्वी राजस्थान में कौन सा, हिचकी, मेवात क्षेत्र में। अब वापस से पश्चिमी राजस्थान में गा रहे हैं ढोला मारू। ढोला मारू जो गाया जाता है वो सिरोही क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ पे, सिरोही क्षेत्र में। इस ढोला मारू में ढाडी जाति के लोग द्वारा ये गाया जाता है। कौन सी, ढाडी, ढाडी जाति के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, ढोला मारू। मारा ढोलो गयो इराक, है ना। तो ढोला मारू द्वारा ये गीत गाया जाता है, सिरोही गीत। ये सिरोही कहाँ गया, पश्चिमी। पूर्वी क्षेत्र में कौन सा गाया जाता है, मतलब ये अपने हाड़ौती वाले क्षेत्र में। तो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है बिछुड़ो। कि भाई बिछुड़ो मेरे खा गए बिछुड़ो। कि भाई पत्नी अपने पति को कह रही है कि मेरे मृत्यु के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। तो कहाँ कह रही है,
हाड़ौती में। तो आप कहाँ जाके शादी करोगे तब आपकी पत्नी कहेगी कि दूसरी शादी कर लो? हाड़ौती क्षेत्र में। तो बिछड़ू कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। एक होता है बधावा। बधावा क्या होता है कि जब अपने कोई शुभ काम हो रहा होता है तो वो शुभ काम अगर कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, तो उस वक्त ये बधावा गीत गाया जाता है। मतलब अपने गृह प्रवेश हो रहा है तब, या फिर अपनी बहू को घर ला रहे हैं तब, तो ये बधावा गीत गाया जाता है। एक होता है पीपली। पीपली जो गाते हैं वो शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में गाते हैं। कहाँ गाते हैं? शेखावटी और मारवाड़ क्षेत्र में पीपली गाते हैं। और ये जो गीत है पीपली गीत, ये तीज के समय गाते हैं। मतलब अपनी तीज बनाते हैं ना, तभी पीपली गीत गाते हैं। इसमें जो है ना, पीपली के माध्यम से पत्नी अपने परदेश गए पति को याद करती है। मतलब उसका परदेश जहाँ कमाने गया है तो उसको याद करती है और उसको वापस आने के लिए कहती है। तो कहाँ के पति को बुला रही है? एक तो मारवाड़ में चले जाते हैं, और शेखावटी क्षेत्र के, तो उसलिए पीपली गाया जाता है। एक होता है चिरमी बाबूसारी लाडली। तो चिरमी के माध्यम से एक लड़की है जो अपने ससुराल में रह रही है, और ससुराल में रहकर चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पीहर में वालों को याद करिए कि भाई मेरे पिताजी कैसे हैं, मेरे माताजी कैसी है। वैसे करके चिरमी के माध्यम से अपने पीहर वालों को याद करिए। चिरमी बाबूसारी लाडली। लोकगीत पढ़ लिए हमने। अब हम बात करेंगे राजस्थान की लोक गायन शैली के बारे में कि कौन कौन सी गायन शैलियाँ राजस्थान में हैं। एक है मांड। क्या है? मांड जो है जैसलमेर का प्राचीन नाम है। और अपन ने पढ़ा होगा मांड महोत्सव। मांड महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। और ये कहाँ पड़ा था? आश्विन पूर्णिमा, यानी कि रास पूर्णिमा कह लो या शरद पूर्णिमा कह लो, जब शरद नवरात्रा होती है ना, तब की बात कर रहे हैं। तो आश्विन पूर्णिमा के दिन, आश्विन महीने में मांड महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है। पर अपन यहाँ बात कर रहे हैं मांड गायन शैली के बारे में। जैसलमेर को ही प्राचीन समय में मांड कहते थे। मतलब जैसलमेर का ही पुराना नाम मांड है। और यहीं पर मांड गायन शैली विकसित हुई थी और बाद में राजस्थान में अलग अलग जगह फैल गई थी। इसी वजह से जयपुर में गाई जाने वाली मांड को जयपुरी मांड, या फिर उदयपुरी मांड, जोधपुरी मांड, या बीकानेरी मांड, मतलब जिस क्षेत्र में गाई जा रही है उस क्षेत्र की। तो जयपुरी मांड उदयपुर में गाई जा रही है, उदयपुरी मांड जोधपुर मांड, है ना। इनमें जो प्रमुख गीत था वो था अपना केसरिया बालम राज्य गीत। कौन सा? केसरिया बालम। अब केसरिया बालम के अलावा ये इसके जो प्रमुख कलाकार थे वो कौन कौन थे? गीत तो अपन ने पढ़ लिया, मुख्य गीत कौन सा था? केसरिया बालम। प्रमुख कलाकार कौन थे? कलाकार में एक प्रसिद्ध कलाकार थी अल्लाह जिलाई बाई। क्या नाम है? अल्लाह जिलाई बाई। बाई कहाँ की थी? बीकानेर की। अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की थी? बीकानेर की। नेक्स्ट है गौरी बाई। गौरी बाई दो थी, एक तो गौरी बाई बीकानेर की थी, एक गौरी बाई थी पाली की। तो गौरी बाई। मांगी बाई कहाँ की? उदयपुर की। क्या है? मांगी बाई जमाली बानो कहाँ की? जोधपुर की। जमाली जय, जोधपुर जय, तो जमाली बानो जोधपुर की। बन्ना बेगम और बेतुल बेगम कहाँ की? जयपुर की। पर बन्नो बेगम और बेतुल बेगम जो है ना, बन्नो बेगम और बतुल बेगम, इनमें से बतुल बेगम जो है उनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। किसको? बतुल। जो अपने ऐसे बतुल को ऐसे याद रखना, मध्य प्रदेश का एक एरिया है जिसका नाम है बैतूल, ठीक है ना। तो बैतूल से याद रख लीजिएगा, या फिर बतुल याद रहे तो बढ़िया है। बैतूल है। बतुल बेगम जो है वो जयपुर की थी, उनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसके अलावा इनको पद्मश्री भी मिला था, ठीक है ना। बैतुल बेगम को क्या मिला? पद्मश्री। और बैतुल बेगम है ना, कांस में भी गई थी। कांस कहाँ है? कांस फ्रांस में एक जगह है, वहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें भी उन्होंने बैतुल बेगम ने भाग लिया था। तो बन्नो बेगम, बैतुल बेगम। नाम रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई पाली की है गौरी बाई, दूसरी बीकानेर की। अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की? बीकानेर की। मांगी बाई जमानी बालो बन्नो बेगम बैतुल बेगम। मन्नी बाई कहाँ की? उदयपुर की। जमाली बानो जोधपुर की। बन्नो और बैतुल बेगम कहाँ की? जयपुर की। इसके अलावा अल्लाह जिलाई बाई की बात की ना, बीकानेर वाली, तो अल्लाह जिलाई बाई है ना, उनके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। मतलब ऐसी जो प्रमुख कलाकार मांड गाए थे जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, वो कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। कहाँ की है? बीकानेर की। अब हम जो दूसरी गायन शैली की बात करेंगे वो है मांगणियार। क्या है? मांगणियार गायन शैली मांगणियार समुदाय द्वारा चली गई। वैसे आगे हम पढ़ेंगे लंगा गायन शैली लंगा समुदाय द्वारा चली गई थी, ठीक है। तो मांगणियार गायन शैली जो है और लंगा गायन शैली जो है, ये दोनों जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र की है। कहाँ की? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की। दोनों में ही कमायचा वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। कहाँ? किसका? कमायचा। इसके अलावा एक और वाद्य यंत्र है जो दोनों में अलग अलग है, तो वो ध्यान रखना है। कौन सा?
मांगणियार में, मांगणियार कहाँ का है? जैसलमेर बाड़मेर का मांगणियार समुदाय द्वारा चलाया गया। और इसमें वाद्य यंत्र है कमाइचा और खड़ताल। खड़ताल जो होती है ना, एक हाथ से बजाते हैं, ढन झन झन झन, ठीक है। तो कमाइचा और खड़ताल। इसके कलाकार जो है वो है साकरखा, साकरखा मांगणियार, साकरखा मांगणियार। अब नाम को आप लंबा याद रखिएगा, साकरखा मांगणियार। मांगणियार से आपको पता चल जाएगा कि ये मांगणियार समुदाय गायन शैली से बिलोंग करते हैं। तो साकरखा मांगणियार जो थे वो कमाइचा वादक थे। क्या थे? कमाइचा वादक। कमाइचा जैसे राउंड होता है, अपने गिटार जैसे होता है, पर नीचे जो ढोल होता है एक तरह का, और मतलब और बाद में उसके ऊपर बंधे होते हैं, तार बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो वो कमाइचा है। और एक थे सद्दिक खां। क्या नाम है? सद्दिक खां। सद्दिक खां को खड़ताल का जादूगर कहते हैं। क्यों? वो खड़ताल इतनी शानदार बजाते थे तो उनको खड़ताल का जादूगर ही कहने लग गए लोग, ठीक है। सद्दिक खां मांगलियार के ऊपर अपन अपने राजस्थान लोक से कला अनुसंधान परिषद भी खोली गई थी 2003 में जयपुर की, ठीक है ना। तो ऐसे याद रहे, ठीक है। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर किसके नाम पे खोली गई थी? सद्दिक खां मांगलियार, सद्दिक खां मांगलियार। तो इनको खड़ताल का जादूगर कहते थे, सद्दिक खां मांगलियार को। इसके अलावा एक और है अनवर खां। क्या नाम है? अनवर खां। वो अपने नहीं है क्या, हम साथ साथ मूवी में अनवर, तो वह वो वाला ही अनवर खां। तो अनवर खां को पद्मश्री विजेता, मतलब पद्मश्री विजेता है अनवर खां। इससे पहले अपन ने जो मांग शैली, मांड गायन शैली पढ़ी थी, उसमें पद्मश्री कौन थे? उसमें थे बैतुल बेगम। कौन थे? बैतुल बेगम। और अभी मांगलियार में कौन है पद्मश्री? अनवर खां, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना। अब बात करते हैं लंगा। लंगा के बारे में नहीं कहा कि लंगा समुदाय द्वारा चलाई गई थी, जैसलमेर बाड़मेर में है, सेम जैसे मांगलियार है, पर इसमें वाद्य यंत्र अलग है। कौन सा है वाद्य यंत्र? कमाइचा दोनों में सेम है। कमाइचा जो मतलब एक गिटार जैसा होता है, तार बंधे होते हैं उसके ऊपर, और एक होता है सारंगी। लंगा में तो है सारंगी। सारंगी में क्या होता है कि वो गिटार जैसे होता है, बस नीचे जो होता है राउंड नहीं होता, नीचे ऐसे चौकोर में लंबा होता है। तो चौकोर में लंबा और उसी अनुपात में लगभग लगभग चौकोर में लंबा होता है, तो वहाँ पे तार बंधे होते हैं, तो वो सारंगी होती है। तो कमाइचा और सारंगी तार वादक है दोनों ही, ठीक है, मतलब तार से बजे जाते हैं। इनका जो मुख्य गीत है उसका नाम है निम्बुडा। निम्बुडा जो ये जो गाना था, ये हम दिल दे चुके सनम मूवी से ही फेमस हुआ था, पर इससे पहले 150 सालों पहले चलता था, पर किसी को पता नहीं था। इसमें क्या होता है कि मतलब गर्भवती महिला जब अपनी पति को कहना चाहती है कि भाई मैं गर्भवती हूँ, तो वो सीधे तौर पे नहीं कहती, वो कहती है कि मेरे लिए खट्टी चीज़ लेके आ जाओ। तो उस पर बना हुआ गीत है ये निम्बुडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, मांगलियार और लंगा के बीच में डिफरेंस। सेम क्या क्या है? दोनों जैसलमेर बाड़मेर के हैं, दोनों अपने अपने नाम के हिसाब से मांगणिया समुदाय, ये लंगा समुदाय। तीसरी बात, दोनों में कमाइचा वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है, पर मांगणियार में खड़ताल है, ठीक है ना, एक हाथ से बजा रहे हैं, और लंगा में सारंगी है, ठीक है। और इसमें जो है लंगा में निम्बुडा मुख्य गीत है, और अपने मांगणियार में कलाकार कौन कौन है? साकर खां, सद्दिक खां, अनवर खां। पद्मश्री विजेता कौन है? अनवर खां। खड़ताल का जादूगर कौन है? सद्दिक खां। कमाइचा वादक कौन है? साकर खां। साकर खां मांगणियार, ठीक है। अब हम बात करते हैं तालबंदी क्या होती है। तालबंदी कौन सी गायन शैली? हुआ यूँ था कि औरंगजेब ने जब गाना गाना बंद करा दिया था कि भाई कोई गाना नहीं गाएगा, यहाँ सब बंद रहेंगे, कोई अपनी ज़बान से कोई भी गायन शैली नहीं गाएगा, तब जो वहाँ के कलाकार जो थे, मथुरा के आसपास के कलाकार, सब कहाँ आ गए? साधु सन्यासी पूरी राजस्थान की तरफ आ गए, अपने भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में आ गए थे। तो वहाँ आके उन्होंने लोक गायन शैली जो विकसित की उसका नाम है तालबंदी। ताल के हिसाब से उन्होंने गाना किया, और उनका वाद्य यंत्र था नगाड़ा, जो अपने जब भी मेटे में गाना ना, नगाड़ा, वो वाला नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा बजा। अब हम बात करते हैं तालबंदी के आगे राजस्थान के संगीत घराने। कौन कौन से संगीत घरानों ने, जैसे संगीत घराना पहले क्या हुआ करता था, मतलब कि लोकगीत नॉर्मल गाया करते थे, पर वक्त के साथ साथ एक ही लोकगीत को अलग अलग तरीके से राग से गाने लगे, और बाद में उसको उसी का विकास होने लगा पीढ़ी दर पीढ़ी, और उनमें कई मुख्य कलाकार हुए, और किन्हीं जिनने शुरू किया उनका नाम पढ़ेंगे, और उनमें कौन मुख्य कलाकार हुए, मतलब जिन्होंने उस गीत को बहुत शानदार तरीके से गाए। तो उस शानदार तरीके से गाए जाने वाले मुख्य कलाकारों के नाम पढ़ेंगे अपन। तो 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो घराना, एक प्रवर्तक मतलब शुरू किसने किया, तीसरा जो है मुख्य कलाकार। तो सबसे पहला जो घराना है वो है जयपुर घराना। जयपुर घराने की क्या हुआ, एक तो जयपुर घराना खुद है मेनली, उसके अलावा जयपुर घराने की शाखाएं बढ़ गई थी अलग अलग जगह।
जिसमें से एक चली गई थी पटियाला और एक चली गई थी यूपी। यूपी में भी 2 जगह, एक तो अतरौली और एक चली गई थी केराना। केराना कहाँ है? यूपी में, केराना और अतरौली। और एक चले गए थे पंजाब के पटियाला में। तो यहाँ पर जो घराने हुए वो भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन जयपुर की। जयपुर के प्रवर्तक जो थे, मतलब मेन ब्रांच है ये जयपुर की, इसके जो स्टार्टर जो थे वो थे मनरंग। मतलब बेसिकली अपन उनको मनरंग कहते हैं, पर उनका रियल नाम जो था वो था भूपत खां। भूपत खां को मनरंग क्यों कहते थे? मनरंग इसलिए क्योंकि जब वो गाते थे तो लोगों के मन रंग से भर जाते थे, इसलिए उनको कहते थे मनरंग। तो भूपत खां का नाम मनरंग पड़ा। ये मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था जयपुर घराना। और इसमें जो मुख्य कलाकार थे उनका नाम था मोहम्मद अली खां। कौन से अली खां? मोहम्मद अली खां। नॉर्मल सा नाम है मोहम्मद अली खां, पर ये जो गान गाते थे कोठी पे गाया करते थे, तो इनको वो नाम पड़ गया इनका मोहम्मद अली खां कोठी वाले। तो इनको तो कहते थे हर रंग, मतलब इनके जो गाने थे हर रंग के थे, अलग अलग तरीके से गाने गाते थे। तो हर रंग क्या है? हर रंग से गाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया हर रंग। तो एक है मनरंग जिन्होंने शुरू किया, एक है हर रंग जो मुख्य कलाकार हुए। हर रंग का नाम क्या है? मोहम्मद अली खां कोठी वाले। तो मैं तो सोचता हूँ जब अगर ये कोई कहे कि मोहम्मद अली खां को कहे कि भाई हमें कभी जयपुर घराने के संगीत सुनाइए, तो मैं मोहम्मद अली क्या कहेंगे भाई आओ कभी कोठी पर। तो वो वाली कोठी वाले, ठीक है। नेक्स्ट घराना है जो अपना पटियाला। पटियाला जो है वो जयपुर घराने की ब्रांच है, मैंने पहले बताया था। तो पटियाला जयपुर घराने की एक शाखा है। इसके जो प्रवर्तक है, 2 प्रवर्तक थे मतलब जिन्होंने शुरू किया। एक तो अली बख्श जिनको कहते हैं आलिया भट्ट, वो वाली आलिया। तो अली बख्श को क्या कहते हैं? आलिया। एक है फतेह अली। क्या नाम है? फतेह अली। फतेह अली को कहते हैं फत्तू। क्या कहते हैं? फत्तू। तो 2 नाम हो गए, आलिया फत्तू। तो आलिया फत्तू अच्छा नहीं लग रहा था, तो एक बार इन्होंने क्या किया, टोंक के नवाब के पास जाके गाने गाए थे। तो टोंक के नवाब ने कहा, टोंक के नवाब का नाम था इब्राहिम खां। क्या नाम था? इब्राहिम खां। इब्राहिम खां के पास गए तो टोंक के नवाब इब्राहिम खां ने कहा, यार तुम तो एकदम सेना के जनरल कर्नल जो होते हैं ना, जनरल कर्नल, उनका कॉम्बिनेशन जैसा होता है ना, वैसा ही तुम दोनों का आलिया फत्तू का है। और आलिया फत्तू नाम जच भी नहीं रहा है, तो उन्होंने नाम दिया उन्हें जनरल और कर्नल जनरल। ठीक है ना, कर्नल जनरल, जनरल कर्नल कैसे कह लीजिए। तो कर्नल जनरल नाम किसने दिया? टोंक के नवाब इब्राहिम खान ने। किसको दिया? आलिया और फत्तू को। आलिया फत्तू कौन है? आलिया तो है अली बख्श, फत्तू कौन है? फतेह अली। ठीक है। अब इनमें पटियाला वाले में मुख्य कलाकार कौन थे? मुख्य कलाकार थे गुलाम अली। बात ऐसी है कि ना जो अली बख्श और फतेह अली है ना, आलिया फत्तू, ये पाकिस्तान चले गए थे। और पाकिस्तान में गए तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे गुलाम अली, वो मुख्य कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने पटियाला ब्रांच को इतना अच्छे से व्यक्त किया, मतलब अच्छे से गाया गाना वगैरह। तो पटियाला के कौन हो गए? गुलाम अली। गुलाम अली बड़े भी थे एक, जो तो मतलब देहांत होगा। गुलाम अली शायद अभी जिंदा है, तो आपको इतना याद रखना है, गुलाम अली। मुख्य कलाकार कौन है? गुलाम अली। ठीक है, मतलब 2 थे, एक तो गुलाम अली बड़े, एक गुलाम अली छोटे। अब बात करते हैं अतरौली जो घराना है, अतरौली यूपी वाला। अतरौली है यूपी में, और जयपुर के घराने की एक शाखा है ये भी, अतरौली। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे साहब खां। साहब खां ने शुरू किया अतरौली घराना। साहब खां के बाद में इन्होंने मुख्य कलाकार जो है वो मानतोर खां। क्या नाम है? मानतोर खां। मानतोर खां तो याद रहता नहीं है मेरे को, बार बार यही याद आता है। क्या नाम याद आता है? मापतोल। क्या नाम याद आता है? मापतोल खां। अगर मापतोल खां होता तो इजी याद रहता, पर इसमें नाम ही ऐसा है, मानतोर खां। मानतोर खां वर्तमान के अरिजीत सिंह थे। क्या थे? अरिजीत सिंह। क्योंकि उनके गाने सब सैड सॉन्ग टाइप के हुआ करते थे, मतलब उनके गाने सुनकर लोग है ना रोने लग जाते थे, मतलब दुखी हो जाते थे। तो इनको मानतोर खां को रुलाने वाला, क्या नाम है? रुलाने वाला फ़कीर। कि ये भाई रुलाने वाले फ़कीर है, इनके पास मत जाओ, दुखी हो जाओगे तुम। तो क्या नाम है? मानतोर खां को रुलाने वाले फ़कीर। कौन सी ब्रांच के हैं? अतरौली। और शुरू किसने किया था अतरौली? साहब खां ने। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और घराना है, किराना घराना। किराना घराना कहाँ क्या है? ये भी जयपुर की वाली ब्रांच है, तो इसको भी कर लेते हैं। किराना से याद रख ले, किराने की दुकान से याद रखना। किराना कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो किराना घराना, इसके जो प्रवर्तक थे, शुरू किया था, वो थे बंदी अली खां। कि भाई किराने पे कौन है? बंदे हैं हम उसके, नहीं, वो बंदे अली खां। बंदे अली खां ने शुरू किया था किराना घराना। इस किराने घराने के 4 जो थे वो मुख्य कलाकार थे, 4। तो कौन कौन से थे? एक थे भीमसेन जोशी। क्या नाम है? भीमसेन जोशी। दूसरे थे रोशन आरा बेगम। क्या नाम था उसका? रोशन आरा बेगम। तीसरे जो थे वो थे गंगूबाई
हंगल, हंगल, गंगूबाई हंगल। चौथे जो थे वो उस्ताद रजब अली। क्या नाम है? उस्ताद रजब अली। तो आपको शॉर्ट में याद रख लीजिए भली, भीमसेन, रोशन, गंगू, उस्ताद। भीमसेन, रोशन, गंगू, उस्ताद, ये 4 नाम हैं, उनको याद रखिए। अब हम बात करते हैं मेवाती घराने के बारे में। तो मेवाती घराने में शुरू करने वाले थे गग्गे नज़ीर खां। क्या नाम है? गग्गे नज़ीर खां। गग्गे नज़ीर खां जो थे वो जोधपुर महाराजा, मतलब मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार थे। कहाँ के? मारवाड़ महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी संगीतकार थे। तो जसवंत सिंह के वहाँ पे संरक्षण में थे गग्गे नज़ीर खां। कौन से घराना था? मेवाती। मेवाती घराने में जो प्रमुख कलाकार हुए वो हुए थे पंडित जसराज जी। कौन हुए? पंडित जसराज जी। इसके अलावा जो हुए थे उनका नाम है मोती ज्योति। क्या नाम है? मोती ज्योति। इनका पूरा नाम था मोतीराम, दूसरे का नाम था ज्योतिराम। तो ये 2 थे, मोतीराम, ज्योतिराम। मोती ज्योति याद रख लीजिए। और पंडित जसराज जी मेवाती के प्रसिद्ध मुख्य कलाकार हुए थे। तो हमने अब तक 4-5 घराने पढ़ लिए। एक तो जयपुर घराना, दूसरा पटियाला घराना, तीसरा अतरौली घराना, चौथा किराना यूपी वाला, 5वां मेवाती घराना। तो मेवाती घराने में अपन ने बात कर ली, पंडित जसराज जी मुख्य कलाकार है। अब हम जो 5वां 6ठा जो भी है सेनिया घराना, क्या नाम बात करेंगे? सेनिया घराना है ना, ये तानसेन के परिवार से बिलोंग करता है। कहाँ से? तानसेन के जो तानसेन थे उनके परिवार से। तानसेन के बाद में उनकी गायन शैली को सेनिया परिवार ने आगे बढ़ाया था। तो सेनिया घराना, इनके जो शुरू करने वाले थे उनका नाम था सूरत सेन। क्या थे? सूरत सेन। और ये जो वाद्य यंत्र का यूज करते थे वो था सितारा। कौन से वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ये सितारा वाद्य यंत्र के द्वारा। सेनिया घराना सितारा वाद्य यंत्र बजाता था। इसमें शुरू करने वाले सूरत सेन थे। और प्रमुख कलाकार जो थे उनका नाम है अमृत सेन। सब सेन है भाई, क्योंकि तान भी है, सेन है। तानजी भी एक सेन थे, तो तानसेन तानसेन, ठीक है। तानसेन के परिवार कौन सा है? सेनिया घराना। सितार वादक यंत्र है, सूरत सेन के प्रमुख है। और मुख्य कलाकार कौन है? अमृत सेन। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अल्लाह दिया खां। क्या किसने दिया? अल्लाह ने दिया। किसको दिया? खान को। अल्लाह दिया खान, ठीक है। तो अल्लाह दिया खान घराने की प्रवर्तक कौन है? अल्लाह दिया खां ही है। इसमें जो प्रमुख कलाकार है वो 2 लेडीज़ हैं। कौन कौन सी लेडीज़ हैं? मतलब लड़कियां हैं, औरतें हैं। पहली जो औरत है उसका नाम है केसरबाई केरकर। अब जो पीछे कर जो लग रहा है वो कर लगता है मराठों के आगे, मतलब यशवंत होलकर, तो होलकर है तो पीछे कर लग रहा है, मतलब वो मराठा है। तो ये केसरबाई केरकर ये मराठा थी। इन्होंने अल्लाह दिला खां, मतलब इन्होंने और भी गायन शैली की, पर अल्लाह दिला खां जो घराना था वहाँ के बेसिकली ज़्यादा यूज़ किया। तो केसरियाबाई केरकर, और दूसरी थी किशोरी अमोणकर। क्या है? किशोरी अमोणकर, या फिर आप केवल केसरबाई और किशोरीबाई याद रख लीजिए, ठीक है। और मतलब इनकी केसरबाई की तो एक बात भी है कि भाई जब वो केसरबाई को कहा भाई आप इतना अच्छा गाते हैं तो ऐसा करिए ना, आप मतलब कैसेट रिकॉर्ड कर लीजिए, गाना गाइए, हम आपके गाने को अच्छा प्रसिद्ध कर देंगे, लोग मतलब फेमस कर देंगे। तो भाई इन्होंने रिकॉर्डिंग की और मार्केट में बेचा। एक बार क्या केसरबाई ऐसे तांगे पर जा रही थी तो उन्होंने देखा कोई आदमी उनकी कैसेट्स को 5-5 रुपये में बेच रहा है। 5 रुपये केसरबाई से केसरबाई कैसेट। तो ऐसा करके केसरबाई को आया गुस्सा, उसने सारी वो कैसेट खरीदी और उन्हें सबको तोड़ दिया। तो मतलब ये कहानी से आपको याद रखना है कि भाई केसरबाई केरकर जो थी वो अल्लाह दिला खां घराने की से बिलोंग करती थी, और दूसरी थी किशोरीबाई अमोणकर। नेक्स्ट घराना आता है रंगीला। क्या नाम है? रंगीला घराना। रंगीला घराना में रंगीले मियाँ थे। कौन से थे? रंगीले मियाँ। उनका नाम ही था रंगीले मियाँ, पर उनका रियल नेम जो था वो था रमजान खां। तो मतलब व्रत करना है तो रंगीले खां से मिलिए। मतलब रमजान अपने पता है व्रत रखते हैं मुस्लिम रमजान महीने में, तो रमजान खां रंगीले मियाँ, व्रत रखें रंगीले मियाँ ऐसे याद रख लेना। तो रंगीला, रमजान खां, रंगीले मियाँ। इसके कोई मुख्य कलाकार वगैरह कुछ नहीं है। अब है डांगर के बारे में आपको यही याद रखना है कि जो इनकी गायन शैली है वो है ध्रुपद गायन शैली, अपने पुराने मतलब वक्त की है ध्रुपद गायन शैली। तो डांगर घराना जो है ध्रुपद गायन शैली में गाता है। इसके जो प्रवर्तक थे, शुरुआत जो उनकी थी वो बहराम जी डांगर ने की। क्या नाम है? बहराम जी डांगर। ये राम जी है
तो बहराम जी डांगर ने कौन सी गायन शैली विकसित की? डांगर। इसके जो मुख्य महाराजा थे वो थे राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड के दरबारी संगीतकार थे बहराम जी डांगर। राम सिंह सेकंड जो थे, राम जी को ही संरक्षण दिया। किसको? बहराम जी डांगर को, ऐसे याद रख लीजिए। या फिर जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड ने 2 घरानों को संरक्षण दिया था। कौन कौन से थे वो 2 घराने? एक तो थे डांगर, जिन्होंने जो ध्रुपद गायन शैली का यूज़ किया करते थे। दूसरे थे बिनकार। बिनकार बीकानेर नहीं है, बिनकार है। कौन सी है? बिना कार के, भाई जिसके पास कार नहीं है, बिनकार। वो जो यूज़ करते थे वो वीणा वादक मतलब वाद्य यंत्र का यूज़ करते थे, वीणा का यूज़ किया करते थे, बिनकार। और इसके जो प्रवर्तक जो थे वो थे रजब अली खां। क्या नाम है? रजब अली खां। रजीब अली खां बिनकार, बिना कार के, इनके पास कार नहीं थी, साइकिल चलाया करते थे, ऐसे याद रख लीजिएगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड ने, कौन थे? जयपुर महाराजा राम सिंह सेकंड ने 2 लोगों को संरक्षण दिया। एक तो थे बहराम जी डांगर, जो डांगर घराने से बिलोंग करते थे, उनकी गायन शैली थी ध्रुपद। एक व्यक्ति थे बिनकार वाले। कौन से बिनकार? जिनके पास कार नहीं थी। कौन थे? रजब अली खां। रजब अली खां जो बिनकार घराने से बिलोंग करते थे और वीणा वादक यंत्र मतलब वीणा बजाया करते थे और गाना गाया करते थे। तो 2 जनों को संरक्षण दिया था राम सिंह सेकंड ने। ऐसे याद रख लीजिए, या तो कि राम सिंह का खुद का नाम था राम, तो उन्होंने बहराम को संरक्षण दिया, और उनका नाम र से शुरू होता है तो उन्होंने कहा भाई रज्जब, तेरा भी नाम र से शुरू होता है, मेरा भी नाम र से शुरू होता है, दोनों अपन तुला राशि के, तो तुला राशि के हैं, तो अब मैं तेरे को संरक्षण दूंगा। ऐसे याद रख लीजिएगा। रज्जब अली खां के पास क्या नहीं थी? कार नहीं थी, बिनकार थे, तो बिनकार घराने से बिलोंग करते थे, वीणा वादक यंत्र का यूज़ किया करते थे। अब हम बात करते हैं एक डांस शैली की। गायन शैली हो गई अपनी, अब बात करते हैं कथक डांस है। डांस का अलग से बात कर रहे हैं। तो कथक जो है वो भानु जी ने शुरू किया था। भानु जी जो थे वो जयपुर से थे, तो जयपुर से उन्होंने शुरू किया था कथक डांस। ये कथक डांस बाद में ही बनारस और लखनऊ चला गया था। तो अगर अपन कभी सोचते हैं कि भाई कथक कहाँ का होगा, तो कथक कहाँ का है? राजस्थान का, और राजस्थान में भी कहाँ का है? जयपुर का। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपन ने गायन शैली बीच बीच में कहा था भाई डांगर घराना जो है वो ध्रुपद गायन शैली में गाता है, तो वो वाला। तो गायन शैली 2 तरह की, एक तो ध्रुपद जो डांगर घराना गाता है, दूसरा है ख्याल। ख्याल जो है वो काफ़ी सारे घराने ख्याल घराने मतलब ख्याल गायन शैली का ही यूज़ करते हैं। कौन कौन से घराने हैं वो? बाकी बच गए जो डांगर के अलावा, डांगर घराने के अलावा कौन कौन से? जयपुर घराना, जयपुर के ही पार्ट जो थे पटियाला, अतरौली, मेवाती, अल्लादी खां और रंगीला, ये सब क्या ख्याल घराने से बिलोंग करते थे। कौन कौन से? जयपुर, पटियाला, अतरौली, मेवाती, अल्लादिया खां और रंगीला, ये सब ख्याल से बिलोंग करते थे। और अपने बीच में ऐसा भी कहा कि भाई सेनिया जो है, सेनिया घराना जो अपने तानसेन का घराना है, वो सेनिया घराना जो है उसमें सितार वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। और एक बीच में अपन ने एक और कहा था बिनकार, जो जिसके पास कार नहीं है अपने, रज्जब अली खां, ये कौन किसका यूज़ करते हैं? वीणा का। तो वीणा वाद्य यंत्र का यूज़ करते हैं भाई। अब हम एक प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग है ना, इनकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये राजस्थान की पहली महिला ध्रुपद गायिका थी। क्या थी? पहली महिला ध्रुपद गायिका। क्या नाम है? मधु भट्ट तेलंग। तो कौन सा घराना ध्रुपद गायन शैली का यूज़ करता है? डांगर। डांगर घराना ध्रुपद गायन शैली का यूज़ करता है। मधु भट्ट तेलंग को भी याद रखना है अपने को। अब एक व्यक्ति है कृष्णदानंद व्यास। क्या नाम है? कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास जो थे वो मेवाड़ से थे। कहाँ से थे? मेवाड़ से। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है राग कल्पद्रुम। क्या नाम है? राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम जो है वो संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। संगीत से रिलेटेड जो ग्रंथ है वो सबसे बड़ा ग्रंथ यही है, राग कल्पद्रुम। इसके लेखक है कृष्णानंद व्यास। कृष्णानंद व्यास जो थे वो मेवाड़ के थे। कहाँ के थे? मेवाड़ के।